गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का पेपर देख करके तो दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हुए हैं। मैं डॉक्टर नवीन मिश्रा, सीनियर फैकल्टी ऑफ जूलॉजी, गोल इंस्टीट्यूट, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, आज जो हम लोग बात करेंगे वो आज जो आपका पेपर हुआ है नीट 2021 का, उसमें जूलॉजी सेक्शन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें, जो बोर्ड पे आप देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जूलॉजी सेक्शन के क्वेश्चन है उसे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और सब हम यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसिल्डिया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आप जानते होंगे, यहां पे जो दिया हुआ एग्जाम्पल दिया उसमें अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई जो होता है इसका क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो तो हाउस फ्लाई जो होता है इसका किंगडम होता है एनिमालिया, ऑर्डर होता है डिप्टेरा। इसका ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। फाइलम इसका क्या है? आर्थ्रोपोडा, और फैमिली है मुसिल्डिया। समझ में आई बात या नहीं? एक्चुअली में होता क्या है, एक बात दिमाग में रखेंगे, मस्क्वाइडिया जो है, मस्क्वाइडिया, ये मस्क्वाइडिया क्या है? एक सुपर फाइलम है। क्या है ये एक सुपर फाइलम है। और ये जो सुपर फाइलम करें, सुपर फैमिली है। ये क्या है? सुपर फैमिली है। और इस सुपर फैमिली में आता है मसिल्डिया। समझ में आई बात या नहीं? ये जो मसिल्डिया है, अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर होता है, इसका जो ऑर्डर है वो है डिप्टेरा। डिप्टेरा ऑर्डर में आता है हाउस फ्लाई। इसके बाद अगर हम बात करें फाइलम की, तो आप सभी जानते हैं ये आर्थ्रोपोडा में आता है। और अगर फैमिली की बात करें, यानी हम फाइलम की बात करें, तो फाइलम आता है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। और अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली जो इसका होता है वो होता है मसिल्डिया। समझ में आई बात है नहीं? तो जैसा हमने आपको बताया कि साहब ये मस्क्वाइडिया एक सुपर फैमिली है, और ये जो सुपर फैमिली है इसमें क्या आते हैं? हाउस फ्लाई के अलग अलग स्पीसीज आते हैं, और उसमें जो फैमिली है मसिल्डिया, उसमें हाउस फ्लाई आता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसिल्डिया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। यह फैमिली है हाउस फ्लाई की, तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा हाउस फ्लाई। समझ में आई बात या नहीं आई? अब चलिए जो दूसरा क्वेश्चन यहां पे बोर्ड पे लिखा है, जरा उसके तरफ ध्यान दीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है सक्कस इंटेरिकस, आप जानते हो ये क्वेश्चन एकदम से सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। सक्कस इंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज। अब आपको पता है कि सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस के लिए बोलते हैं। ये बात हम लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, अभी का तो बात ही हटा दीजिए। देखिए यहां पे अब ऑप्शन दिया है पैंक्रियाटिक जूस। आप जानते हैं पैंक्रियाटिक जूस को सक्कस इंटेरिकस नहीं कहते हम लोग। इसके बाद आता है बारी इंटेस्टाइनल जूस। तो अभी हमने कहा कि इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से जो इंटेस्टाइनल जूस निकल रहा है उसे हम लोग सक्कस इंटेरिकस का नाम देते हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा? इंटेस्टाइनल जूस। गैस्ट्रिक जूस तो आप जानते हैं स्टमक से निकलता है, तो इसे सक्कस इंटेरिकस नहीं कहते हैं। और काइम जो लिखा है, काइम आपको पता है स्टमक से, काइम स्टमक में बनता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो सही आंसर है वो सही आंसर हमारा होता है इंटेस्टाइनल जूस। पैंक्रियाटिक जूस कहां से निकलेगा बच्चों? पैंक्रियाज से। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ये इंटेस्टाइन से निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है? स्टमक से। और काइम आप जानते हैं स्टमक से। तो इस तरह से जो सही जवाब हमारा होगा वो क्या होगा? सक्कस इंटेरिकस हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस को। तो हम लोगों ने देखा कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन इंटेस्टाइनल जूस करेक्ट है। अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये एकदम से सीधे सीधे आपके क्लास नोट से आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखो हम लोग जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था, क्या बताया था? हम लोगों ने यह देखा था कि साहब जो ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में बताया था लैंड एस्टीनर ने। और हम लोगों ने यह कहा था कि इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा कि ये ब्लड हमारा
काप्सल्स है। तो ब्लड काप्सल्स जो होता है इसके ऊपर यानी सरफेस के ऊपर, यहां पे सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स उनको दिखाई दिए। इस स्पेसिफिक प्रोटीन्स को उन्होंने क्या कहा था? इसे उन्होंने एंटीजन कहा था। याद होगा बच्चों, ये था एंटीजन, याद है आपको। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है, उस ब्लड प्लाज्मा में, जैसे ये हो गया ब्लड प्लाज्मा, तो इस ब्लड प्लाज्मा में भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स थे जिसे उन्होंने एंटीबॉडीज कहा। क्या कहा? एंटीबॉडीज। मतलब सीधा है कि साहब जो एंटीजन होता है या एंटीजन सेल सरफेस के ऊपर होता है, जबकि एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होता है। इसके बेस पे लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप दिया था, यानी उन्होंने बताया था ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ के बारे में, जिसमें हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग सिंबल की बात करें तो जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन कैपिटल ए होता है, आप सभी जानते हो, और इसके ऊपर जो एंटीबॉडी है स्मॉल बी होता है, और इसे हम सिंबल देते हैं ए टू द पावर बी। अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके पास एंटीजन कौन सा होता है बच्चों? आपको याद होगा, इसके पास एंटीजन कैपिटल बी होता है और एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है, सिंबल होता है बी टू द पावर ए। और अगर ओ की बात करते हैं तो इसके पास आपको पता है एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडीज दोनों होता है, सिंबल ओ टू द पावर ए एंड बी होता है। यह बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि जो एबी ब्लड ग्रुप है, इसके रिगार्डिंग जो हमें बताया था, उसने बताया था एस्टरली ने, यानी एबी ब्लड ग्रुप एक चौथा ब्लड ग्रुप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला पहला साइंटिस्ट था एस्टरली। तो एस्टरली ने हमें बताया था किसके बारे में? एस्टरली ने हमको एक और ब्लड ग्रुप ए के बारे में बताया, जिसमें आपको पता है एंटीजन दोनों होता है, एंटीबॉडी नील होता है, और साथ में इसका सिंबल ए बी टू दी पावर नथिंग होता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, उस ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन तो दोनों होता है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी नहीं होता। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि एबी ब्लड ग्रुप वाले के पास जो उनका ब्लड काप्सल्स है, उस ब्लड काप्सल्स के सरफेस पे क्या होगा? दोनों तरह का एंटीजन प्रेजेंट होगा, दोनों तरह का एंटीजन प्रेजेंट होगा, यानी आरबीसी के सरफेस पे जो है कैपिटल ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है ब्लड प्लाज्मा में। यह हम सभी जानते हैं, आपको पता है, बड़ा ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पता है कि जब ब्लड डोनेशन होता है, हमने आपको बताया हुआ था कि ब्लड डोनेशन जब होता है तो उस समय डोनर का हम क्या करते हैं? एंटीजन, और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी देखते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब जिसको ब्लड ग्रुप देना है उसके पास जो एंटीबॉडी है वो जो डोनर होता है उसके एंटीजन से मैच ना कर जाए। अब जरा इधर देखें, मतलब जिसके पास भी, जिस ब्लड ग्रुप के पास भी एंटीबॉडीज है, वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी यानी डोनर और रेसिपिएंट के जो एंटीजन और एंटीबॉडी उनके बीच में रिएक्शन के चांसेस है। लेकिन एबी ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास चूंकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीबॉडी नहीं है, तो उससे अगर कोई भी ब्लड ग्रुप वाला अगर ब्लड देगा तो उसके एंटीजन से इसके एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। यही बात यहां पे डायरेक्ट पूछ रहा है, जरा गौर से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, दिस इज ड्यू टू, ये कह रहा है कि एबी ब्लड ग्रुप वाले को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ऐसा क्यों है? तो आपको पता है ये एबी ब्लड ग्रुप है और इसके पास क्या है बच्चों? इसके पास है दोनों एंटीजन, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। यानी कि जो आरबीसी है, यानी जो एबी ब्लड ग्रुप वाला आदमी है, उसके आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा? ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दोनों तरह का एंटीजन मौजूद होगा, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगा। अब बेटा आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था, आपको क्या बताया था? हमने कहा था जब ब्लड ग्रुप टेस्ट पढ़ाए थे तो कि जो एंटीबॉडी होता है उसके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, एंटी ए एंटी बी।
एंटी ए एंटी बी, यानी कि जो ए एंटीबॉडी है इसको हम एंटी ए भी कहते हैं और बी एंटीबॉडी को हम एंटी बी भी कहते हैं। तो अब फटाक से क्वेश्चन लग जाएगा, आप जरा ऑप्शन पढ़िए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये देखिए पहला कह रहा है एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये तो गलत हो गया ना साहब, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के पास आप देखिए दोनों एंटीजन है। ये वाला जो हम लोग लिखे हैं किसके लिए लिखे, एंटीजन, और ये किसके लिए लिखे, एंटीबॉडीज। समझ में आई बात या नहीं? और ये सिंबल है। तो हमने क्या देखा, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एंटीजन है, एंटीजन ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास दोनों एंटीजन मौजूद है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। तो पहला वाला जो दिया है, जो पहला वाला दिया है कि एब्सेंस ऑफ एंटीजन, ये तो रॉन्ग हो गया ना, इसके पास तो एंटीजन दोनों है। इसके बाद कह रहा है एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन द प्लाज्मा, ये तो एकदम गलत बात है ना। प्लाज्मा में ध्यान देने वाली बात है कि प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी होता है, तो वहां एंटीजन कैसे रहेगा, ये तो गलत हो गया। इसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के पास क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। और उसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी। बच्चों हम लोग यही तो देखे हैं ना कि इसके पास क्या है, इसके पास एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट है। तो हमारा जो चौथा वाला फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप देखिए बोर्ड पे कुल मिला के 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन। ध्यान दें, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप सबको पता है। ये जो फिब्रिनोजेन है आप याद करें, यह फिब्रिनोजेन क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। कहां पे, हमारे ब्लड प्लाज्मा में। और आपको याद होगा इसके ऊपर थ्रोम्बिन वर्क करता है और फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होता है, जो फिब्रिनोजेन है ये इनएक्टिव फॉर्म में तो रहता ही है, साथ में ये सोलेबल फॉर्म में भी रहता है। किस फॉर्म में रहता है, सोलेबल फॉर्म। मतलब ये हुआ कि ये फाइब्रस फॉर्म में नहीं है। तो यहां पे क्या होगा कि जो फिब्रिनोजेन है, इस फिब्रिनोजेन के ऊपर यहां पे थ्रोम्बिन काम करेगा। और ये क्या है, अभी आप देखिए गौर से, ये जो है सोलेबल फॉर्म में है, इसको क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा और एक्टिवेट करके इससे फिब्रिन बनता है। यह जो फिब्रिन बनता है आप याद करें, इसके पहले फाइबर्स बनते हैं। तो ये हो गए फिब्रिन के फाइबर्स। और ये जो फाइबर्स होते हैं ना बच्चों, याद करो इसका पॉलीमेराइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, पॉलीमेराइजेशन। और पॉलीमेराइजेशन के बाद क्या होता है, यहां पे ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी नेट लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड कैप्सूल्स आ करके यहां पे उलझ जाता है। इसी को हम लोग ब्लड क्लॉट कहते हैं। आपको याद होगा 3 स्टेप्स जो हम लोग क्लास में पढ़े थे, 3 मेजर स्टेप्स जो होते हैं, आप याद करें, वहां पे आपको बताया गया था कि किस तरह से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, फिर कैसे आगे जाकर के जो है थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पे बच्चों क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको याद होगा किस तरह प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता था। और जो थ्रोम्बिन, याद करो आप, थ्रोम्बिन भी कैसा था, इनएक्टिव था, उससे थ्रोम्बिन बना। और यह थ्रोम्बिन सबसे लास्ट वाले, आप याद करें जो थर्ड वाला स्टेज हम लोग लिखे थे क्लास में, वहां पे हम लोगों ने लिखा था कि यह थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन के ऊपर काम करके उसे फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और जो होता है इसका पॉलीमेराइजेशन हो जाता है। और पॉलीमेराइजेशन के बाद क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसी नेट लाइक स्ट्रक्चर में आकर के हमारे ब्लड कैप्सूल्स उसी में फंस जाते हैं। जैसे कैसे होता है, मछली आके जाल में फंस जाती है, वैसे ही आके आपस में एक पे एक आके क्या होते हैं, फंसते चले जाते हैं, जिससे क्लॉट बन जाता है और बाकी जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो यहां पे सिंपल सा एकदम से साधारण क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं
इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत ही नहीं है। यहां पे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। क्या जवाब होगा हमारा, थ्रोम्बिन, हाँ या ना। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आप समझ ही गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसे हम लोग रब कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस हमारे पास हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आराम से कर लेंगे बच्चों। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, जो राइट साइड में लिखा हुआ है ये एकदम से एनसीईआरटी का फिगर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप याद करो, वहां पे बताया हुआ है कि यहां पे ऐसे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ आपको याद होगा, और उसके बाद आपको याद होगा नीचे हार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ था, और सर्कुलेशन जो डबल सर्कुलेशन होता है वहां दिखाया हुआ था। वहां पे आप याद करना, जब आप एनसीईआरटी पलट के देखोगे तो वहां पे पार्शियल प्रेशर बताया गया था कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कितना रहता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहता है। तो आप देखना वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो पार्शियल प्रेशर है PO2 है, कहां पे, एल्वियोलाई में, ये होता है 104 mmHg, और जो PCO2 है ये 104 mmHg होता है, और जो PCO2 होता है ये होता है 40 mmHg, 40 mmHg। और यही चीज पूछ रहा है, आप गौर से देखें, कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। तो आपको पता है बच्चों कि यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा होता है, और चूंकि यहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है इसलिए इसको जब ब्लड में ट्रांसफर होना है तो वहां पे आपको याद होगा, वहां पे जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का, वो हो जाता है 95, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है अप्रोक्सीमेट 40। तो चूंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, यहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो आप जानते हैं जहां पे ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहां से कम की ओर डिफ्यूजन होगा। और फिर हम जब टिश्यू के तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा टिश्यू में ये जो है और घट जाता है, जो पार्शियल प्रेशर वहां ऑक्सीजन का होता है वो घट करके पहुंच जाता है 40 पे। तो इस तरह से 95 जो ब्लड में है वहां से शिफ्ट हो जाता है किसको, टिश्यू में। तो अब यहां पे सिर्फ ध्यान देना है, यहां पे केवल हमसे क्या पूछ रहा है, हम लोगों से केवल पूछ रहा है एल्वियोलाई में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारा जवाब होगा कि साहब जो एल्वियोलाई है यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे CO लिख दिए हैं, आप इसे CO2 कर लीजिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 40 mmHg होता है। तो आप देखो इसमें जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, आप पहला ऑप्शन है इसके साथ हमें जाना है, और यही वाला जवाब क्या होगा, सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे एनसीईआरटी से है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जब देखते हो तो उसके बाद ध्यान देना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कुछ डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ डिसऑर्डर है, उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिसऑर्डर्स हैं। सभी सिस्टम में आप देखना कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हैं। उसी तरह से जब आप मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आते हो तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी हमें एनसीईआरटी के लास्ट में देखिएगा कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है, जहां पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ना है। आप याद करो हम लोग अर्थराइटिस के बारे में पढ़े थे, आप याद करो हम लोगों ने वहां पे इवन ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात किया था, पैगेट्स डिजीज के बारे में, ढेर सारे डिजीज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे वहां पे। लेकिन एनसीईआरटी ने जो डिजीज लिखा है उसमें एक बीमारी लिखा है जिसे आप पढ़िएगा माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, आप देखना। तो यहां पे जरा ध्यान देना, इसको हम लोग 12th में भी पढ़े, इस डिजीज को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness and paralysis of skeletal muscles is called। अब जरा ध्यान देना, ये हम लोग पढ़े हुए हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है बच्चों, ये ऑटो इम्यूनल डिसऑर्डर है।
इसमें क्या होता है कि हमारा जो ओन बॉडी है, ये हमारा ओन बॉडी क्या करता है, ऐसा एंटीबॉडी बनाता है जो हमारे बॉडी के लिए एंटीजन की तरह काम करे। ये क्या करता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, यानी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट होती है, कहां से, जो यहां से प्रीसिनेप्टिक नर्व से, यानी कि ये जो नर्व फाइबर है यहां से मसल्स की तरफ आती है, उसे ये ब्लॉक कर देता है, उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन, जो एंटीबॉडी बनता है वो। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि इंपल्स मसल्स में नहीं आ पाता, और जब इंपल्स मसल्स में नहीं आता तो आप जानते हैं मसल्स काम नहीं करेगा, और जब मसल्स काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में जब इंपल्स किसी मसल्स में नहीं जाएगा तो मसल्स कमजोर होगा, और कमजोर के साथ साथ अगर मान लीजिए मोटर इंपल्स पूरी तरह से बंद हो जाए तो मसल्स पैरालाइज्ड भी होता है, पैरालिसिस भी होती है, ये आप सबको पता है। तो ये ऑटो इम्यूनल डिसऑर्डर के बारे में पूछा तो आपको पता है, ऑप्शन में देखिए अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बच्चों ये ऑटो इम्यूनल डिसऑर्डर नहीं है। देखिए आप याद करें, क्लासरूम में हम लोग बहुत डिटेल पढ़े हैं, आपको दिमाग में रखना होगा कि अभी केवल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ पेपर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि यहां पे और क्लासरूम में अंतर है। वहां आपको बहुत डिटेल बताए थे, उतना डिटेल हम लोग यहां पे बात नहीं कर सकते, बस खाली आपको दिमाग में लाना है। अर्थराइटिस हम लोग पढ़े थे, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 3 तरह का अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, तीनों के बारे में पढ़ा हुआ था। आपको याद है अर्थराइटिस का मतलब क्या, अर्थरॉन प्लस ज्वाइंट। अर्थरॉन का मतलब याद ध्यान दें, अर्थरॉन का मीनिंग होता है ज्वाइंट, और प्लस आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अर्थरॉन का मीनिंग हो गया ज्वाइंट, और प्लस आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। मतलब सीधा है कि ज्वाइंट पे इंफेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम अर्थराइटिस कहते हैं। याद करें, हम लोग पढ़े हुए हैं खूब डिटेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन हो जाता है, ये सारा चीज पढ़े हुए थे। रिमेटॉइड में हम लोगों ने पढ़ा था साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा निकलता है, और इसके साथ गाउट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। उसमें हम लोग कहीं नहीं पढ़े थे कि ऑटो इम्यूनल डिसऑर्डर है, तो अर्थराइटिस हमारा होगा नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपको याद होगा 3 टर्म आपको पढ़ाए थे, 3 चीजें। एक हमने बताया था हाइपरट्रॉफी, एक हमने आपको बताया था डिस्ट्रॉफी, और तीसरा हमने आपको बताया था एट्रॉफी। एट्रॉफी बेटा आपको याद होगा, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स। जैसे आप जानते हैं एक्सरसाइज वगैरह किया जाए तो मसल्स का ज्यादा क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। डिस्ट्रॉफी का मतलब है वेस्टेज ऑफ मसल्स, मसल्स वहां पे क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रॉफी। और एट्रॉफी का मतलब पूरी तरह से मसल्स का समाप्त होना। ये तीनों बात हो गया, समझ में आई बात या नहीं आई? तो यहां पे आप जानते हैं यह भी ऑटो इम्यूनल डिसऑर्डर नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, तो माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑटो इम्यूनल डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, हमारा जो ओन जो हमारा बॉडी है वो खुद ही क्या करता है, ऐसा एंटीबॉडी बनाने लगता है जो क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाकर के वहां पे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ट्रांसमिट नहीं होने देता, इंपल्स को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हमारा जो सही जवाब है वो सही जवाब है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। समझ में आई बात या नहीं? आप इसे देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं, जरा ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो बच्चों आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे इसको, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में, और एग्जाम्पल में हमने LNG20 देखा था, आपको याद होगा। इसमें आप देखें, अगर अदर एग्जाम्पल को हम लेते हैं तो कॉपर टी है, आप कॉपर 7, और साथ में मल्टीलोड 375, ये तीनों में ही कॉपर वायर होता है, आपको याद होगा। हम लोग जब पढ़ रहे थे कॉपर टी का टाइप तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें जो कॉपर वायर होता है ये क्या करता है, आपको याद होगा, जो आयोडीज है इसे हम क्या करते हैं, यहां पे इंसर्ट कर देते हैं फीमेल के वेजाइना से फीमेल के यूट्रस में, और ये टी शेप्ड होते हैं, ऐसे हमने इंसर्ट कर दिया, और इसमें कॉपर वायर होता है। तो यह कॉपर वायर जो निकलता है, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि कॉपर वायर क्या करता है, यूटरस को अनसुइटेबल बना देता है फॉर द इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है।
जबकि हम LNG की अगर बात करते हैं, LNG-20 की, तो देखिए इसका नाम है लीवोनर्जेस्टेरल। एक्चुअली में होता क्या है, लीवोनर्जेस्टेरल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है बच्चों, ये क्या करता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन यानी जो LNG-20 में होता है, यह यहां पे जो म्यूकस होता है उस म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ा देगा। यानी म्यूकस क्या होगा, फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट का जो म्यूकस है, खास तौर से बच्चों सर्विक्स और यूट्रस का जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, जिससे स्पर्म स्विम नहीं कर पाता और आसानी से वो पहुंच नहीं पाता है कहां, सेकेंडरी ओसाइट्स के पास। तो इस तरह से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करता है। आप देखना NCERT में सीधे सीधे लिखा भी है कि ये क्या करता है, इसको ऐसा बना देता है, अनसुइटेबल बना देता है, किसको, स्पर्म को, उसके मूवमेंट को रोक देता है और साथ में इंप्लांटेशन के लिए भी अनसुइटेबल बनाता है यूट्रस को। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा जो जवाब होगा वो LNG-20 होगा। LNG-20 इसलिए होगा क्योंकि ऐसा आयोडीज है जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जिसका नाम क्या है, लीवोनर्जेस्टेरल, लीवोनर्जेस्टेरल को क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब होगा LNG-20 यानी सेकंड वाला। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं ना जहां पे मैचिंग कराने हैं। आप देखिए ये पिछले साल से एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें क्या हो रहा है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, दो सेक्शन दे दिए जाते हैं और हमें क्या करना होता है, उन्हें आपस में मैच कराना होता है। तो पहले भी एक दो क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले साल से थोड़ा ज्यादा ही इस तरह का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इस पैटर्न पे। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, हम लोग पढ़े हुए हैं इसको। कहां पे पढ़े हुए बच्चों, 12th में हम लोग पढ़े हुए हैं। आपको याद होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, वहां पे हम लोगों ने सीधे सीधे देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। आप देखो पहले लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड, ये दो लिस्ट दिए हैं और हमें क्या करना है, इनको आपस में मैच कराना है। समझ में आई बात या नहीं आई, हमें क्या करना है, मैच कराना है। तो सबसे पहले एस्परजिलस नाइगर है, आपको पता होगा एस्परजिलस जो नाइगर है ये क्या होता है, जो साइट्रिक एसिड है उसको रिलीज कराता है। तो हमारा जो ए है, ए के साथ हम किसके साथ चले जाएंगे, सी के साथ। इसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटाई है, आप जानते हो, इसका नाम से ही आप समझ गए होंगे, एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो ये एसिटिक एसिड रिलीज करता है, आपको याद है। तो इसके बाद अगर हम आते हैं थर्ड में, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये जो होता है ना, हम लोग थर्ड की बात करते हैं तो याद करें ये ब्यूटेरिक एसिड को रिलीज करेगा। और उसके बाद लैक्टोबैसिलस की बात करें तो आपको पता है ये लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। तो अगर हम मैच कराए ना बच्चों, तो हमारा मैचिंग कुछ इस तरह से होगा। ये नाइगर है, एस्परजिलस नाइगर, इसको हम अगर मैच कराएंगे तो ये आ जाएगा साइट्रिक एसिड के साथ, यानी कि ए वाला का मैचिंग थर्ड के साथ होगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई का अगर हम कराते हैं तो इसकी मैचिंग हो जाएगी किसके साथ, फर्स्ट के साथ, यानी एसिटिक एसिड के साथ। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम का कराते हैं तो ये आ जाता है किसके साथ, ब्यूटेरिक एसिड के साथ। और डी वाला जो लैक्टोबैसिलस है, आप जानते हो ये लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। आप याद करो, हम लोग इसको पढ़े भी हैं दूध से दही बनने वाले प्रोसेस में, याद है कि नहीं आपको। तो ये इस तरह से मैचिंग होगा, हम लोगों ने इसे करेक्ट मैचिंग किया। ए का मैचिंग किसके साथ, थर्ड के साथ। बी का मैचिंग किसके साथ बच्चों, बी का जो मैचिंग है वो फर्स्ट के साथ। और सी का मैचिंग किसके साथ, तो सी का जो मैचिंग है वो हो जा रहा है हमारा फोर्थ के साथ, और डी का जो मैचिंग है वो हो जा रहा है सेकंड के साथ। तो इस तरह से आप देखना नीचे ऑप्शन में बना हुआ है, हम जाएंगे किसके साथ, जो नीचे हमारा ऑप्शन इसके साथ मैच कर जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आप देखें, यहां पे नीचे लिखा हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं इसे हम हटा दे रहे हैं, और ताकि हम लोगों को थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा और हम लोग आराम से इसके ऊपर बात करेंगे। आप तब तक क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह भी बहुत ही सिंपल है। पूछता है रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, ध्यान देना है, कहता है कि स्पर्म को बाइंड करने के लिए जो ओवम होती है यानी सेकेंडरी ओसाइट्स है, उसमें रिसेप्टर कहां पे होता है। तो आप याद करो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सेकेंडरी ओसाइट्स का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने यहां पे कोरोना रेडिएटा देखा था, ये जोना पेलुसिडा है, और ठीक उसके नीचे हम लोगों ने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स देखा था, और ये इसका न्यूक्लियस है।
इसके बाद जो स्पर्म था, आपको याद होगा हम लोगों ने यह पढ़ा था कि स्पर्म जब यहां पे आता है तो आने के बाद सबसे पहले हाइलुरोनिडेज रिलीज करता है, जिससे वो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देता है। यह आप सबको याद होगा, इसे क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद जब स्पर्म आता है जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में, तो बच्चों आपको याद होगा ZP3 जैसे इसके रिसेप्टर से आके अटैच्ड होगा, यानी जोना पेलुसिडा पे रिसेप्टर होगा, जिससे स्पर्म आके जब क्या होगा अटैच्ड होगा, तो उस समय जोनालाइसिन रिलीज होता है। लेकिन वो जोनालाइसिन कब रिलीज होता है बच्चों? तो आप याद कीजिए ZP3 यहां से रिलीज होगी, जोना पेलुसिडा फैक्टर 3 जो एक्टिवेट कर देगी किसको? स्पर्म को, और तब वो जोनालाइसिन को रिलीज करता है, जिससे वो जोना पेलुसिडा को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। आप याद करो बच्चों, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो रिसेप्टर जो हुआ, वो रिसेप्टर कहां पे मौजूद होगा? स्पर्म के एक्रोसोमल रिएक्शन को एक्टिवेट किया, जोनालाइसिन को रिलीज कराया, तो वो रिसेप्टर होता है कहां पे बच्चों? हमारा जो सेकेंडरी ओसाइट्स का जो जोना पेलुसिडा है वहां पे। अब ये तो हम लोग समझ लिए कि जोना पेलुसिडा पे होगा, तो चलो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में कोरोना रेडिएटा है। बच्चों आपको पता है ना, कोरोना रेडिएटा जो होता है ये ग्राफियन फॉलिकल खुद बनाती है, यानी आपको याद होगा हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की बात की थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस है और ये जो सबसे नियरेस्ट मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। हाँ या ना? और ये बना होता है ग्राफियन फॉलिकल से, ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, इसका अपना एग मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा, और इसी पे होगा रिसेप्टर। विटेलाइन मेम्ब्रेन आपको पता है, मैमल्स की बात हो रही है तो विटेलाइन मेम्ब्रेन क्यों होगा? आपको पता है ह्यूमन के केस में विटेलाइन मेम्ब्रेन नहीं होता। और इसके बाद प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा जोना पेलुसिडा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। यहां फिर से एक क्वेश्चन है, आप देखिए यहां पे हमें क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच कराना है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लिस्ट को हमें क्या करना है? मैच कराना है। अब देखिए एक तरफ आप गौर से देखें, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है मेटामेरिज्म, उसके बाद देखिए कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट और नीडोब्लास्ट। ये एकदम हम लोग जो पढ़े हैं सीधे सीधे आप देखिए वही दिया हुआ है। मेटामेरिज्म इधर देखें दिया है सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, एनेलिडा और पोरीफेरा। इधर दिया हुआ है आप देख रहे हैं अलग अलग फाइलम का नाम, और इधर आप देख सकते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। हम लोग अगर बात करें सबसे पहले मेटामेरिज्म की, तो हम सभी जानते हैं एनालिड्स का यूनिक फीचर है। आपको याद होगा हम लोग जब पढ़े थे किसको? फेरेटिमा पोस्थुमा को, तो वहां पे भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो ये एनालिडा का यूनिक फीचर है, यानी ए मैच कर जाएगा किसके साथ? थर्ड के साथ। इसके बाद कैनाल सिस्टम, ये सभी जानते हैं, एकदम सिंपल सी बात पूछा हुआ है। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का फीचर है, आप सबको पता है। तो जो बी वाला है वो किसके साथ जाएगा? ये चला जाएगा फोर्थ के साथ। इसके बाद बारी आती है कॉम्प्लेट का। हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेट के बारे में, आप याद करें टीनोफोरा में आप एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर उठा के देखें, 8 रोज में सजा हुआ है, और ये क्या होता है? सिलिएटेड नेचर का होता है, और इससे वो क्या करता है? जो टीनोफोर्स से उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी देखे हुए। कॉम्प्लेट आपको याद आ रहा होगा, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे जब टीनोफोरा पढ़े थे। तो कॉम्प्लेट जो होगा ये मैच हो जाएगा टीनोफोरा के साथ, यानी थर्ड सी वाला जो है वो सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। अब आती है बारी नीडोब्लास्ट। कौन सा आता है? नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट आप जानते हैं, नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेट्स का यूनिक फीचर है, इसीलिए हम लोग सिलेंट्रेट्स को नीडेरियन भी कहते हैं, ये आपको याद होगा। तो हमारी जो मैचिंग हुई वो क्या हो गई? हमारी मैचिंग हो गई ए यानी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसके साथ हो गया? एनालिड्स के साथ, यानी ए
थर्ड। इसके बाद जो कैनाल सिस्टम है, ये कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में, यानी बी हो गया फोर्थ। और इसके बाद बारी आती है कौन सा? कॉम्प्लेट। तो कॉम्प्लेट हो गया टीनोफोरा का, यानी सी मैच होगा किसके साथ? सेकंड के साथ। और जो नीडोब्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका फीचर है? सिलेंट्रेट्स का, यानी डी मैच हो रहा है किसके साथ? फर्स्ट के साथ। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए मैचिंग आपको मिल गया, तो ये होगा करेक्ट जवाब। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा नीट को क्या करना चाहिए था? थोड़ा क्लियर करके लिखना चाहिए था। यहां पे देखिए जरा ध्यान से, आप गौर से देखिए, क्वेश्चन पूछता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब एरिथ्रोपोएटिन हम लोग पढ़े हुए थे, एरिथ्रोपोएटिन निकलता कहां है? किडनी से निकलता है। लेकिन किडनी से जो निकलता है ना, एक्चुअल में वो कहां से निकलता है? तो आपको याद होगा, एक्चुअल में वो निकलता इंटरस्टिशियल सेल से। कहां से निकलता? इंटरस्टिशियल सेल से एक्चुअल में निकलता है। तो ये जो एरिथ्रोपोएटिन है, ये इंटरस्टिशियल सेल से निकलता है। तो अगर नीट वालों ने क्या किया होता, एक ऑप्शन इंटरस्टिशियल सेल बनाया होता तो बहुत ही अच्छा होता, एकदम क्लियर जवाब होता। अब चलिए खैर, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑप्शन थोड़े ना चेंज करेंगे, हम लोग जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सीधी सी बात है हमारे दिमाग में कि एरिथ्रोपोएटिन निकलता कहां से? किडनी से। तो यहां पे चलिए ऑप्शन है सबसे पहला अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज। आप जानते हैं अल्फा सेल से क्या निकलता है बच्चों? आपको याद होगा ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। तो ये तो एकदम इनकरेक्ट आंसर है। इसके बाद कहता है द सेल ऑफ रोस्टल एडिनोहाइपोफाइसिस। आपको पता है एडिनोहाइपोफाइसिस से भी नहीं निकलता है कौन? जो एरिथ्रोपोएटिन है वो। इसके बाद आती है बारी द सेल ऑफ बोन मैरो। नहीं साहब, यहां से भी नहीं निकलता है। तो निकलता कहां से? आप देखो सबसे लास्ट में दिया जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ऑप्शन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ऑप्शन वी हैव चॉइस। कौन सा चॉइस है हमारे पास? चौथा वाला। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? चौथा वाला। तो इस तरह से देख लीजिए, हमने आपको इसीलिए बोला कि इंटरस्टिशियल सेल अगर रहता तो ज्यादा बेटर होता और ज्यादा क्लियर ये हो जाता। तो आप इसे नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखें। पूछता है वीनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। ये वीनरल डिजीज का मतलब क्या हुआ? ये बात कर रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। तो हम लोग पढ़े हुए हैं जो एसटीडीज हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसफर होंगे एक आदमी से दूसरे आदमी में। दूसरा आपको पता है कि इनका इंफेक्शन अगर हमारे ब्लड में है तो उस कंडीशन में अगर इंफेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा किसी दूसरे पर्सन में, तब भी ये ट्रांसमिट होते हैं। हाँ या ना? आपको पता है ये हेरेडिटरी नहीं होते, एसटीडी हेरेडिटरी नहीं होते, जेनेटिकल बीमारी नहीं है साहब। तो यहां पे आइए, ऑप्शन जो दिया उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि सही जवाब क्या होगा। कहता है यूजिंग स्टेराइल निडल। ये तो गलत बात है ना, स्टेराइल निडल का यूज करने से थोड़े ना इंफेक्शन होगा। इसके बाद कहता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इंफेक्टेड पर्सन। देखिए ये वाला सही है। इसके बाद बोलता है इंफेक्टेड मदर टू फीटस, बोलता है इंफेक्टेड मदर टू फीटस। ये देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, एड्स जब पढ़े थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी इंफेक्टेड है तो जो फीटस है, फीटस में भी एड्स हो सकता है। कब होता है? आपको पता है, अगर वहां पे जो विलाई है प्लासेंटा की वो रप्चर हो जाती है, यानी ब्लड क्या होता है एक से दूसरे में अगर ट्रांसफर हो जाता है। और ये आप जानते हैं कब होता है? एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन, जब क्या होता है लिगेचर होता है ना अम्बिलाइकल कॉर्ड का, तो उस समय सबसे ज्यादा संभावना होता है मदर से बच्चे में होने का। ये बात अलग है कि परसेंटेज बहुत कम होता है। उन्होंने देखा था वहां पे कि परसेंटेज सिर्फ 1% था, लेकिन इससे होता साहब हम सभी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसिंग की। आपको पता है किसिंग में नहीं होगा। हाँ, कुछ एसटीडी जरूर है जहां पे इनका ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और उसके बाद इनहेरिटेंस, हम लोग जानते हैं ये इनहेरिटेड नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट में कहता है ए बी एंड सी ओनली, कह रहा है ए बी एंड सी ओनली। इसके बाद
एंड सी, तो हम लोग देखे है ना कि बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, तो हमारा जवाब जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, यही वाला सही होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ, आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द कॉकरोच। कॉकरोच के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कौन सा गलत है, कौन सा रॉन्ग है। तो चलो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप पढ़े साहब, तो पहला ऑप्शन दिया अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट। आपको याद है ये हिपैटिक सिका की बात हो रही है, कहां पे होता है हिपैटिक सिका, आप याद करो, यहां पे हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ था, ये क्रॉप है, क्रॉप के बाद क्या होता है बच्चों, यहां पे गिजर्ड होता है, और गिजर्ड के बाद आपको याद होगा मिडगट होता है, तो ये हो गया इसका मिडगट, और उसके बाद था हाइंडगट, याद है कि नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा हुआ था। ये हो गया यहां पे सलाइवरी ग्लैंड होता है इसका, तो ये जो क्रॉप है ये गिजर्ड है, गिजर्ड का जहां पे कंप्लीट हो रहा है, गिजर्ड खत्म हो रहा है, आप याद करो यहां पे हिपैटिक सिका था कि नहीं था, तो ये था कहां पे, ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे है, कहां, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा, जरा गौर से पढ़िएगा, ये कर रहा प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट, ये कह रहा मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होता है, याद रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ये गलत है ना, आपको पता है ये कहां पे है, ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे है, ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे नहीं होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है ये इनकरेक्ट है, तो यही वाला क्या होगा, आंसर हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो हमारे सामने है, फिर वही वाला आ गया, लिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए पहले इधर आप गौर से लिस्ट फर्स्ट दिया है, इसको सेकंड के साथ मैच करना है। फर्स्ट में फाइसेलिया है, लिमुलस है, एनसाइक्लोस्टोमा है, पिंटोडा है, आप देख सकते हैं फोर्थ वाले में। और इधर लिस्ट जो आप सेकंड में देख रहे हैं उसमें आप देखिए पर्ल ओयस्टर है, पर्टूजियस मैन ऑफ वार है, और लिविंग फॉसिल्स है, और साथ में हुक वर्म है। तो अब चलिए हम लोग मैच कराते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग फाइसेलिया की बात करते हैं, तो आपको याद होगा फाइसेलिया को हम क्या बोलते हैं, पर्टूजियस मैन ऑफ वार। इसके बाद बारी आती है ल्यूमुलस का, तो जो ल्यूमुलस है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद होगा, इसे हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं थर्ड वाला एनसाइक्लोस्टोमा की बात करते हैं, तो एनसाइक्लोस्टोमा जो है ये हुक वर्म है, आपको पता है। और इसके बाद जो बचता है पिंटोडा, आपको पता है, याद कीजिए ये क्या है, इससे पर्ल ओयस्टर कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास मैचिंग मिल रही है बच्चों, वो मैचिंग क्या मिला, आप देख सकते हैं हमारे पास मैचिंग आता है ए को क्या, ए के लिए सेकंड, और उसके बाद जो बी है, बी के लिए हमारे पास मैचिंग आया थर्ड, और जो सी है, सी किसके साथ मैच कर रहा है, सी कर रहा है फोर्थ के साथ, और जो डी है वो डी कर रहा है किसके साथ, फर्स्ट के साथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स अ हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन। अब देखो बच्चों हमको पता है ना न्यूमेटिक बोन, जब हम लोग टाइप्स ऑफ बोन पढ़ रहे थे तो आपको याद था न्यूमेटिक बोन जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूमेटिक बोन में ये हमारा बोन हो गया, और इसमें क्या होता है, बोन मैरो और एयर सैक, बोन मैरो के साथ साथ एयर सैक प्रेजेंट होता है, यानी इरेगुलरली क्या होता है, इसमें बोन मैरो होता है और साथ में बीच में एयर सैक होता है, जिसके कारण इसके अंदर एयर भरा होता है, और एयर भरा होने के कारण ये क्या होगा, लाइटर इन वेट होता है, हल्का होता है, और ये बर्ड्स का यूनिक फीचर होता है, ये आप सबको याद होगा। अब चलो इसका मतलब यह हुआ कि इन चारों ऑप्शन में जो भी बर्ड्स होगा वो सही होगा, सीधी सी बात है ना, कि इन चारों में जो बर्ड्स होगा एग्जाम्पल में वही सही होगा। तो चलो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं नियोफ्रॉन की बात करते हैं। बच्चों आपको पता है ये वल्चर है,
और ये वल्चर है और ये बर्ड्स है। तो जब बर्ड्स है, पहला ही ऑप्शन हमें मिला है ये बर्ड्स है, और जब बर्ड्स है तो इसके पास न्यूमेटिक बोन होगा, आपको याद होगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर कौन होगा? नियोफ्रॉन होगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन का, तो आपको पता है ये रेप्टाइल है, और तीसरे की बात करें तो आपको पता है ये मार्सुपियन है, और चौथा जो ऑप्शन दिया ये मैमल है। तो हमको पता है कि साहब रेप्टाइल्स में, मार्सुपियंस में, मैमल्स में न्यूमेटिक बोन नहीं होता। न्यूमेटिक बोन किस में होता है? न्यूमेटिक बोन होता है बर्ड्स में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। इसके बाद अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं, और मिटाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, तब तक आप सोचो अपने मन में। बोलता है डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ। डॉप्सन यूनिट बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में डॉप्सन यूनिट की बात की जा रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ। पहला है बच्चों, सबसे पहला CFCS, दूसरा है सेकंड में स्ट्रेटोस्फेयर, और बच्चों तीसरे में है ओजोन, और चौथे में है ट्रोपोस्फेयर। ये देखो, आपको एक बात बताते हैं, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन सही में अगर देखें तो इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इकोलॉजी का क्वेश्चन है साहब, और यहां पे पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है डॉप्सन यूनिट क्या होता है। तो डॉप्सन यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को हम क्या करते हैं, उसे हम कैलकुलेट करते हैं, यानी ओजोन के थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई बात? यानी उसे डॉप्सन यूनिट कहते हैं। और ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, सीधे आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है, तो हमारा जवाब हो जाएगा सीधे सीधे ओजोन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन काफी सिंपल क्वेश्चन है। यह भी एनसीईआरटी का सीधे सीधे लाइन है। आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम लोग लीवर का फिगर देख रहे हैं, लीवर वाला जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वहां पे आपको याद होगा, वहां हम लोगों ने आपको बताया स्फिंक्टर ऑफ ओडी के बारे में। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, और जिस समय आपको पढ़ाया गया था उस समय बताया था कि यह इंपॉर्टेंट है, इसे नीट वाले बार बार पूछते हैं। तो देखो साहब, फिर से आगे आइए। स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट, पूछता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहां पे होता है? प्रेजेंट एट। तो बच्चा लोग आपको याद होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं हम लोग पढ़े हुए हैं कि यह हिपैटोपैंक्रियाटिक जो डक्ट होता है, यानी याद करो ऐसे स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहां पे राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट था, ये दोनों ऐसे आते थे, ऐसे मिलते थे, यहां से सिस्टिक डक्ट निकलता था, ये कॉमन बाइल डक्ट होता था, ये आकर के जाता था पैंक्रियाज के प्रिंसिपल डक्ट में, याद है कि नहीं? और पैंक्रियाज का प्रिंसिपल डक्ट बच्चों ये आके खुलता था डिओडिनम में। कहां खुलता था? डिओडिनम में। ये हम लोगों का पैंक्रियाज हो गया, और आपको याद होगा यहीं पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी था, यानी हिपैटोपैंक्रियाटिक जो डक्ट होता है वो जो जाकर के खुलता है, यहीं पे होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो अब चलो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कहता है इलियोसिकल जंक्शन, ये तो एकदम गलत है साहब। इलियोसिकल जंक्शन का मतलब इलियम और सिकम के बीच में जो जंक्शन है। दूसरा कहता, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरा कहता है जंक्शन ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडिनम। ये एकदम सही है, यही तो हम लोग देख रहे थे ना, हम लोग यही देख रहे थे साहब, ये कहां पे आता है? तो आप देखो ये डिओडिनम है हमारा, और ये क्या है? ये पैंक्रियाज का प्रिंसिपल डक्ट है, और इधर से आ रहा है कौन सा? लीवर से आया हुआ डक्ट, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट है ये, और ये आके यहाँ पे डिओडिनम में खुल रहा है। यहाँ पे कौन है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी है। तो बाकी दो ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम लोग सीधे सीधे पढ़े हैं। हमारा जो जवाब होगा वो कौन होगा? हमारा जो जवाब होगा वो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एट डिओडिनम, ये हमारा सही जवाब होगा।
चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा गौर से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जरा देखिए लगातार 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे मिल गए जो सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं तो वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हुए हैं सीधे, उसमें कहीं से कोई भी आप देखिए कुछ मिलावट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट फेवरेबल conditions required for the formation of oxyhemoglobin, for the formation of oxyhemoglobin। ये क्वेश्चन कह रहा है at the alveoli बोलता है कौन सा कंडीशन फेवर करेगा एल्वियोलाई, एट द एल्वियोलाई में ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, वहां पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है, तो कौन सा कंडीशन इसमें फेवर करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है हाई PO2, लो PCO2, लेस H+, लोअर टेम्परेचर। इसके बाद दूसरा कहता है लो PO2, हाई PCO2, मोर H+, हायर टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन कहता है हाई PO2, हाई PCO2, लेस H+, हायर टेम्परेचर। और चौथा कहता है साहब लो PO2, लो PCO2, मोर H+ एंड हायर टेम्परेचर। ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, आप याद करो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में बनने में फेवर कौन करेगा। सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, तो पहला। दूसरा आपको याद होगा, दूसरा क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर, वो कम होना चाहिए। और तीसरा आपको याद होगा, अगर हम बात करें किसकी, H+ कंसंट्रेशन की, एसिडिटी की बात करें, तो H+ कंसंट्रेशन अगर क्या होगा, कम होगा, तो ये फेवर करेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में। और साथ में टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। पहला ऑप्शन ही एकदम करेक्ट दिख गया। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, और ये सीधा सीधा, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हम लोग जो पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स के बारे में, अल्कलॉइड्स के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही से है, जरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि इसे बोटनी में भी आप पढ़ते हैं, ये दोनों जगह पे है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर हमें बताना इसमें कौन गलत है, इनकरेक्ट पेयर को बताना है साहब। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। और सबसे पहला है अल्केलॉइड, कोडीन। दूसरा है टॉक्सिन, अबरीन। तीसरा है लैक्टीन्स। ये है कैनावेलिन ए। और साथ में चौथा है रीसिन, और सॉरी ड्रग्स एंड रीसिन। आप गौर से देखें, यहां पे कोडीन अल्केलॉइड है, ये टॉक्सिन है, और ये आप जानते हैं
यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं रिसिन का, तो आपको पता है रिसिन जो है ये टॉक्सिन होता है। क्या होता है? टॉक्सिन होता है, ये ड्रग नहीं होता। तो रिसिन क्या होता है? ये टॉक्सिन है। ये रिसिन जो होता है ये टॉक्सिन है, ये ड्रग नहीं है। मतलब सीधा है कि हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। तो ये तीनों ऊपर के करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन है? हमारा जो रिसिन है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। समझ में आई बात? यानी यह भी क्वेश्चन आपने देखा एकदम सीधा सीधा और सिंपल है। इसके बाद बात करते हैं आगे की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement wrongly represents the nature of smooth muscles? स्मूथ मसल्स के नेचर को कौन इसमें wrongly मैच्ड है? wrongly मैच्ड है मतलब कौन गलत तरीके से इसमें मैच हो रहा है? तो चलो साहब, कहता है क्वेश्चन which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscles। अब चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन रॉन्गली मैच्ड है, कौन स्मूथ मसल्स को गलत तरीके से डिफाइन कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को गलत तरीके से। तो जो सबसे पहला बच्चों इसमें लिखा है, दीज मसल्स हैव नो एस्टेरिएशन। ये तो एकदम सही है बच्चों, हम लोग पढ़े हुए हैं, इसमें एस्टेरिएशन नहीं होता। ये बात आप याद करो। तो हम लोगों को क्या बताना है? रॉन्गली मैच्ड। हम लोगों को बताना है रॉन्गली मैच्ड, याद करें। यानी जो गलत है ये तो सही है साहब। इसके बाद बारी आती है दूसरा कहता है दे आर इनवॉलंटरी। बिल्कुल सही बात है, ये इनवॉलंटरी भी होता है। तो यह भी क्या हुआ? ये रॉन्गली मैच नहीं है, ये सही है। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स है, ये करेक्ट है। हम सभी जानते हैं ये इनवॉलंटरी नेचर का यह भी होता है। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी नेचर की होती है, स्केलेटल मसल्स केवल वॉलंटरी नेचर का होता है। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला कह रहा है कि कम्युनिकेशन among the cells is performed by intercalated disc। अब देखो ना साहब, थर्ड ऑप्शन ही गलत मिल गया। पहले चौथा भी लिख लेते हैं, अपने पता चल जाएगा आपको। कहता है these muscles are present in wall of blood vessels। देखो साहब, ये दो तो हम लोग देख चुके थे, फर्स्ट और सेकंड क्या था? करेक्ट था। इसके बाद जो थर्ड वाला है ये देखो रॉन्गली मैच्ड है, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क कहां होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क जो है कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है। हाँ या ना? हम लोग पढ़े ना इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें होता है? कार्डियक मसल्स में। और यहां बात किसकी पूछ रहा है? स्मूथ मसल्स की। तो रॉन्गली मैच कौन होगा साहब? थर्ड वाला। फोर्थ वाला करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हम जानते हैं ब्लड वेसल्स उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये करेक्ट है। तो यहां पे हमसे पूछा रॉन्गली मैच कौन है, तो हमारा जवाब हो गया थर्ड वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम से देखिए आसान क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही सिंपल हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आप देखें गौर से, यह फिर से मिल गया मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। हमने आपको बताया ना कि अब जो ट्रेंड चल रहा है पिछले साल से, उसमें आप देखेंगे कि लगातार ऐसा आ रहा है कि उसमें मैचिंग कराने वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब हम लोगों को करना क्या होगा? उस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। लगातार जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी उनके लिए बता रहे हैं। अब चलिए हम लोग बात करें, यहां पे हमें क्या करना है? मैच कराना है। तो क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड।
दोनों को हमें क्या करना है, मैचिंग कराना है। लिस्ट फर्स्ट की बात करें तो इसमें देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो हमें आया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम जैसे लिखेंगे तो आपको खुद ही आपको याद आ जाएगा कि हम लोग पढ़े हुए थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला पूछता है वॉल्ट, आपको याद होगा वॉल्ट के बारे में, फेमिडोम के बारे में, फीमेल कंडोम के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। तो पहला वॉल्ट, दूसरा है आयुडीज, तीसरा है वेसेक्टोमी, और बच्चों चौथा है डी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। और इधर हम देखते हैं जो लिस्ट सेकंड है, लिस्ट सेकंड की बात करते हैं तो इधर आता है सबसे पहला एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। इसके बाद दूसरा आता है रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, और इसके बाद तीसरा आता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। और बच्चों इसके बाद चौथा आता है रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एकदम आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो देख करके आपके दिल खुश हो गए होंगे, सही बता रहे हैं। आप याद करो वॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, वॉल्ट यानी ए, इसकी बात हो रही है। तो ये जो मैच होगा आप याद करें, वॉल्ट क्या होता है, फीमेल का जो सर्विक्स होता है, यानी वहां पे हम क्या करते हैं, इसे सेट करते हैं, और यह क्या करता है, स्पर्म के एंट्री को क्या करता है, रोक देने का काम करता है। तो हमारा जो पहला वाला का मैचिंग होगा वो यहां पे होगा। इसके बाद जो दूसरा वाला है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा आयोडीज की बात कर रहे हैं। आपको याद है ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है स्पर्म का, कहां, यूट्रस के अंदर। और इसके बाद वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी तो आपको खुद ही पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो वेसेक्टोमी की अगर हम बात करते हैं तो याद करें, इसमें वास डिफरेंस का क्या करते हैं, कट डाउन कर देते हैं और टाइड कर देते हैं। तो वेसेक्टोमी इसके साथ मैच कर जाएगा। और रही बात ट्यूबेक्टोमी की, तो आपको याद है ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइड कर देते हैं। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। ए का मैचिंग फर्स्ट के साथ, बी का मैचिंग थर्ड के साथ, और उसके बाद सी का मैचिंग सेकंड के साथ, और उसके बाद डी का मैचिंग अगर हम देखते हैं तो फोर्थ के साथ। यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए की मैचिंग हो गई फर्स्ट के साथ, बी की मैचिंग हो गई किसके साथ, थर्ड के साथ, और उसके बाद सी की मैचिंग की बात अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है सेकंड के साथ, और फोर्थ की मैचिंग की हम बात करते हैं यानी डी की मैचिंग की बात करते हैं तो ये सीधे सीधे हो जाता है फोर्थ के साथ। तो ये हमारा करेक्ट जवाब हुआ। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े हैं। ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है साहब। पार्चुरेशन जो हम लोग पढ़े थे वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आप देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके नोट से आया है जो आपको क्लास में हमने आपको बताया हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये जनरली हम लोग क्या है पढ़े हुए हैं। आप याद करें, हम लोग बात करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन important component of initiation of parturition in humans। कहता है कि चार ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, आप बताइए इसमें से कौन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है पार्चुरेशन के लिए। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन देता है वो कहता है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो।
कहता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो इंक्रीज करेगा। दूसरा कहता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तीसरा कहता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। और चौथा कहता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। अब याद करें, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसके बाद, पार्चुरेशन के रिगार्डिंग। हमने आपको बताया था पार्चुरेशन अप्रोक्सीमेट लगभग कितना देर लगता है, 14 घंटे का प्रोसेस है। हमने आपको यह भी कहा था कि इसमें 3 फेज में हम इसको बांटते हैं। पहला फेज जो होता है वो 12.5 घंटे का होता है। दूसरा वाला जो फेज होता है ये अप्रोक्सीमेट 1 आवर का होता है। तीसरा फेज अप्रोक्सीमेट 20 मिनट का होता है। जो पहला फेज है, याद करो हम लोग पढ़े हुए थे, CRH का लेवल बढ़ता है फीमेल के बॉडी में। जब वो बढ़ता है, और वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो इंक्रीज करता है। कब, जब पार्चुरेशन का टाइम होता है तब। समझ में आई बात। याद करो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में, जहां ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा था। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि साब सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि दरअसल ऑक्सीटोसिन आता है और यूट्रस के वाल में, स्मूथ मसल से बना हुआ यूट्रस, इसमें कन्वर्जन स्टार्ट करता है जिससे लेबर पेन इनिशिएट होता है, और साथ में प्रेशर पड़ता है अम्नियोन और कोरियोन के ऊपर, और अंदर जो अम्नियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है अम्नियोन और कोरियोन के बस्ट होने से बाहर आता है। फर्स्ट फेज में वाटर इशू होता है। तो इस तरह से, और हमने आपको वहां पे ये भी कहा था कि यूट्रस के वाल से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होता है। यह प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और यह क्या करता है, बेबी को आगे पुश करने में हेल्प करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी रोल है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। और हमें क्या बताना है, हमें करना है नोट, जो इसमें से सही नहीं है वो बताना है। तीसरा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, अभी तो बताया कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, लेबर पेन को इनिशिएट करता है, और ये क्या करता है, बेबी इशू में हेल्प करता है। तो ये बात तो हम लोग देखे। इसके बाद आता है बारी रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। हाँ साहब, यही वाला नहीं होगा। प्रोलैक्टिन का पार्चुरेशन में कोई रोल नहीं है। प्रोलैक्टिन का लैक्टेशन में रोल है आफ्टर द बर्थ। यानी प्रोलैक्टिन पार्चुरेशन में, हाँ रिलैक्सिन रहता तो वो होता, क्योंकि आपको याद है प्यूबिक सिम्फासिस को डायलेट करता है वो। क्लास में ये सब बहुत डिटेल में बताए थे आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। अगर रिलैक्सिन रहता तो होता, लेकिन यहां क्या करा प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन तो लैक्टेशन कराता है ना, वो तो मिल्क बनाता है ना, तो उसका यहां पे तो कोई रोल है नहीं। याद करिए प्रोलैक्टिन का बहुत सारा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, 4-5 फंक्शन हमने आपको बताया हुआ था, उसमें कहीं नहीं बताया था कि पार्चुरेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए जो फोर्थ वाला है ये कह रहा है कि कौन रोल प्ले नहीं करता, इनिशिएट नहीं करता किसको, पार्चुरेशन को। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन का कोई भी रिलेशन इससे नहीं है। तो हमारा सही जवाब फोर्थ वाला होगा, यानी ये हमारा सही जवाब है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेटजी से आया है, ध्यान देंगे। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री का। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप याद करो, बात पूछ रहा है किसके बारे में, पॉली ओवुलेशन के बारे में पूछ रहा है। तो जरा देखिए, पहले क्वेश्चन लिख देते, आप खुद ही देख करके आंसर समझ जाइएगा। क्वेश्चन कहता है which of the following is not a step in multiple ovulation, embryo transfer टेक्नोलॉजी। यानी हम लोग बात कर रहे हैं MOET की। ये क्या होता है साहब, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो इसमें हम क्या करते हैं, आप याद करें, हार्मोनल थेरेपी देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा ओवा रिलीज हमें कराना है, तो ग्रेफियन फॉलिकल का मैचुरेशन के लिए हम FSH का इंजेक्शन देते हैं।
किसका इंजेक्शन देते हैं? एफएसएच का, हाँ या ना? तो चलिए अब देखते हैं कि यहां पे जो ऑप्शन दिया उसमें कौन सा सही नहीं है। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बोलता है काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग LH like activity for superovulation, like activity for superovulation। ये तो एकदम गलत है साहब, पहला ही ऑप्शन गलत मिल गया। हमने आपको क्या बताया? हमने कहा एफएसएच का इंजेक्शन देंगे, यहां पे क्या करा? LH देंगे सुपर ओवुलेशन के लिए, तो यही वाला हमें मिल गया। मतलब क्या हुआ? हमारा सही आंसर फर्स्ट हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलो बाकी ऑप्शन हम पढ़ते हैं और आप सुनिए। सेकंड जो ऑप्शन दिया वो देता है काउ यील्ड अबाउट 6 to 8 एग एट द टाइम। बिल्कुल सही बात है, पॉली ओवुलेशन के लिए देते हैं तो उसमें क्या होता है आपको पता है? एक से ज्यादा यानी 6 से 8 अप्रोक्सीमेट क्या होता है वहां पे एग रिलीज होता है। फिर कहता है काउ इज फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बिल्कुल सही बात है, आपको याद होगा इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेते हैं हम लोग, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए रबर का फ्लेक्सिबल कैथेटर आता है। उस कैथेटर से सीमेन को हम क्या करते हैं? जो काउ है उसके वेजाइना में हम क्या करते हैं? इंजर्ट करते हैं, यूट्रस में इंजर्ट करते हैं, या तो आप वेजाइना में इंजर्ट करो या यूट्रस में इंजर्ट कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर एट 8 to 32। इसका भी इंप्लाई हम लोग कर सकते हैं इस प्रोसेस में। समझ में आई बात या नहीं? और आपको पता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा टेस्ट ट्यूब बेबी, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस यहां भी हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जितना दिया सब सही है एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑप्शन, जहां पे कह रहा है कि LH देते हैं फॉर द पॉली ओवुलेशन के लिए। अब चलिए साहब, इसके बाद का क्वेश्चन बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं और आप सुनिए। यह क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया है और एकदम NCERT का लाइन है। आपने माउंटेन सिकनेस पढ़ा होगा, NCERT में माउंटेन सिकनेस की बात दिया हुआ है। अब चलिए ये असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है, वो क्या है? यहां पे जो क्वेश्चन है वो कहता है एसर्शन में, यानी एसर्शन में कहता है, एसर्शन में कह रहा है अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस, experience altitude sickness, okay, with symptom like breathing difficulty। बोलता है with symptoms like breathing difficulties। इसके बाद कहता है and heart palpitation। ओके, क्वेश्चन आपने सुन लिया। अब जो क्वेश्चन है इसके बाद इसका असर्शन का रीजन लिखता है, ध्यान से। तो रीजन में लिखता है, गौर से सुनिए, रीजन हम पढ़ रहे हैं। रीजन कहता है ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर at high altitude body does not get sufficient oxygen। okay, अब कहता है इन द लास्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये कहता है साहब कि असर्शन यहां है, रीजन यहां है, और हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं।
आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए ना, पहले हम लोग याद करते हैं, माउंटेन सिकनेस की बात करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा? हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाएंगे तो उस समय क्या होगा? प्रेशर घटता है, ये दिमाग में रखना है। तो ये कहता है हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स ऑफ, तो ये ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन कहता है। तो देखिए अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे, हम लोग पढ़े हुए थे, क्लास में बताया हुआ था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है तो उस समय क्या होता है, आपको याद होगा, वहां ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी घटता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है, सफोकेशन होने लगता है, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो गया है, वहां पे ऑक्सीजन घट गया है। आप याद करें, इसलिए हम 5-7 दिन अगर रह जाए तो हमारे आरबीसी की थोड़ी साइज भी बढ़ जाती है, और अगर लंबे समय तक रहे तो टोटल काउंट ऑफ आरबीसी भी बढ़ जाता है। तो यहां जो असर्शन दिया है ना, असर्शन जो दिया है कि अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस altitude sickness with symptoms like breathing difficulties and heart palpitation, और रीजन कहता है कि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। ये देखिए, यही बात तो हमने आपको अभी समझाया है। मतलब जो रीजन दिया एकदम करेक्ट है, मींस असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब assertion भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। इसमें ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैचिंग है, जिसे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, और आपको क्या करना है, आपको मैच कराना है साहब। एकदम आसान क्वेश्चन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का क्वेश्चन है। ये कहता है कि लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट हो गया फर्स्ट, और यहां पे हो गया लिस्ट सेकंड। बच्चों लिस्ट फर्स्ट में ए में दिया है एस्कैपुला, एस्कैपुला लिखा हुआ है। बी में लिखा, और इसके बाद बी में लिखा हुआ है क्या, क्रेनियम। तो बी में क्रेनियम है, और सी में लिखा है स्टर्नम, सी में स्टर्नम। और इसके बाद जो डी है, डी में लिखा है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम लिखा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ओके, अब हम इधर आते हैं तो इधर क्या आता है, फर्स्ट में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, लेजिनस, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। आई बात समझ में? तो ये हो गया कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। इसके बाद बारी आता है कौन सा, सेकंड वाला, दिया है फ्लैट बोन। क्या लिखा है, फ्लैट बोन। तो ये हो गया फ्लैट बोन। और इसके बाद आता है थर्ड वाला, ये हो गया फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। और इसके बाद आता है फोर्थ वाला, ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन, फ्लैट बोन। अब चलो साहब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मैचिंग करा के देखते हैं कि कौन सा सही है। सबसे पहले आप देखो गौर से, एस्कैपुला, एस्कैपुला की अगर हम लोग बात करते हैं तो एस्कैपुला आपको याद होगा जो उसका शेप है, ये एस्कैपुला है, और एस्कैपुला ट्राइएंगुलर होता है कि नहीं शेप, आप याद करें तो ट्राइएंगुलर इसका शेप है, और ये फ्लैट बोन है। तो हमारा एस्कैपुला मैच कर गया इसके साथ। इसके बाद क्रेनियम की बात करें तो आपको याद होगा क्रेनियम में क्या होता है साहब, फाइब्रस या इमूवेबल ज्वाइंट होता है। हम सबको पता है, हम लोग जब टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पढ़े थे, फाइब्रस ज्वाइंट, तो इसमें एग्जांपल में हम लोग पढ़ा हुआ था सूचर, सूचर के बारे में पढ़ा हुआ था। तो क्रेनियम में क्या हो जाएगा, फाइब्रस ज्वाइंट। तो इस तरह से जो बी वाला है, बी वाला ध्यान देने वाली बात है, जो बी है यानी कि कौन सा, क्रेनियम, क्रेनियम जाके मैच कर जाए किसके साथ, फाइब्रस ज्वाइंट के साथ। एस्टर्नम की अगर हम बात करते हैं तो एस्टर्नम याद करें, जो एस्टर्नम है ये क्या है, फ्लैट बोन है। आप याद करें फ्लैट बोन में हम लोगों ने एग्जांपल लिखा था, उसमें हम लोगों ने किसका लिखा था, एस्टर्नम का भी लिखा था, रिब्स का भी लिखा था, इनके बारे में बात हुई थी, एस्कैपुला का लिखा हुआ था। तो ये क्या हो गया, एस्टर्नम हो गया फ्लैट बोन। और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं।
है। तो ये हो गया कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये हमारी मैचिंग हो गई, तो ये करेक्ट आंसर होगा। यानी फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकंड का हम देखें तो किसके साथ, फाइब्रस ज्वाइंट, यानी फर्स्ट ए किसके साथ चला गया, ए जाएगा फोर्थ के साथ, बी किसके साथ जाएगा, बी जाएगा फर्स्ट के साथ, और सी किसके साथ, सेकंड के साथ, और डी चला गया थर्ड के साथ। तो इस तरह से एक करेक्ट हो गया सीक्वेंस। फोर थर्ड, ओ सॉरी, ए किसके साथ था, देखिए यहां पे हम लोग थोड़ा जो लिखे हैं, ए हो जाएगा किसके साथ, फोर के साथ, बी हो जाएगा थर्ड के साथ। देखिए ऐसे लिखना था हम लोग को, ए चला जाएगा किसके साथ, ए हो गया फोर्थ के साथ, और जो बी होगा, बी किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों, बी मैच कर रहा है हमारा थर्ड के साथ, तो बी मैच कर रहा है थर्ड के साथ। और हम सी की बात करते हैं तो सी हमारा मैच करता है किसके साथ, सी हमारा आ जाएगा सेकंड के साथ, सेकंड के साथ। आप देखिए सी किसके साथ गया है, सेकंड के साथ। और हम फोर्थ की बात करें यानी डी की बात करें तो डी चला जाएगा फर्स्ट के साथ। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हुआ। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ना, वो तो लिखने वाला भी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन के बारे में पूछा है, एनसीईआरटी का लाइन है टिश्यू वाले चैप्टर में। क्वेश्चन सुनिएगा, बोलता आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू stop the leakage of the substances across a tissue and facilitate the communication with the neighboring cells। तो आपको याद है जो टाइट जंक्शन है वो क्या करता है, वो लीक नहीं होने देता है सब्सटेंस को। और जो हम बात करते हैं गैप जंक्शन का, वो दो सेल के बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है। तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। और ये ऑलरेडी इसमें ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। और आप देखिए एनसीईआरटी में सीधे लिखा हुआ है जंक्शन के बारे में, आप पढ़िएगा एकदम जो लिखा वही लाइन उठा करके इसने यहां पे रख दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टिश्यू में हम लोग पढ़े भी हैं। अब आती है बारी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए साहब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the following secretes the hormone relaxin during later phase of pregnancy। तो देखो साहब यहां पे सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल, तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलता है बच्चों, इससे निकलता है एस्ट्रोजन, इससे नहीं निकलता रिलैक्सिन। दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल सही बात है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है रिलैक्सिन। और तीसरा है फीटस, ये तो होगा ही नहीं, तीसरा है फीटस। और चौथा यूटेरस। तो देखिए यहां पे ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है तो ये गलत हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम हम सभी को पता है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन निकलता है, ये सही जवाब हो जाएगा। और फीटस और यूट्रस से नहीं निकलता रिलैक्सिन, ये हम सभी जानते हैं। और रिलैक्सिन के बारे में आपको बताया है कि वो क्या करता है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है फीमेल के, और बेबी इशू में हेल्प करता है, बच्चे को बाहर आने में हेल्प करता है। हमने आपको बताया था कि जिस समय पार्चुरेशन होता है बच्चे का हेड आके रुका रहता है, और जब रिलैक्सिन आता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करता है, तब जाके बच्चा बाहर आता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कॉर्पस ल्यूटियम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन से आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन से, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को और हम लोग बात करते हैं उसके ऊपर। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इवोल्यूशन का, यहां भी मैचिंग कराना है। तो ये हो गया लिस्ट फर्स्ट और इधर हो गया लिस्ट सेकंड। हमें क्या कराना है, मैचिंग। बोलता है ए एडेप्टिव रेडिएशन, ओके। फिर कहता है बी
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। इसके बाद कहता है सी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। इसके बाद कहता है डी इवोल्यूशन बाई, इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एक्शन। इसके बाद इधर देखिएगा लिस्ट सेकंड में, फर्स्ट में कहता है वैराइटीज सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट varieties due to excessive use of herbicides। इसके बाद कहता है सेकंड में कहता है बोन्स ऑफ 4 limbs in man and whale। थर्ड में कहता है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। और सबसे लास्ट में फोर्थ में कहता है डार्विन फिंचेज कहता है। समझ में आई बात या नहीं? तो ये है। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कुछ ऐसे है कि बोलता है साहब ए में, छोड़िए ना ऑप्शन क्या, डायरेक्ट हम मैच करा के देख लेते हैं ना हम लोग। सबसे पहले आप देखिए एडेप्टिव रेडिएशन है, तो एडेप्टिव रेडिएशन आपको याद है ये किसके साथ मैच करेगा? डार्विन फिंचेज एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, आपको याद आ रहा होगा अच्छे तरह से बच्चों। इसके बाद जो हम सेकंड वाला देखते हैं, कौन सा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात हुई है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन शो करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालोगस ऑर्गन शो करता है, हाँ या ना? उसमें हम लोग यही देखते हैं ना कि अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, एक जगह पे जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने अलग अलग ऑर्गन्स का एक जैसा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन, जिसकी ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या हो? सिमिलर हो। तो एनालोगस ऑर्गन हमें क्या देता है? एनालोगस ऑर्गन हमें देता है कन्वर्जेंट क्या? इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। तो बी वाले का जो है वो मैचिंग हो जाएगा थर्ड के साथ, क्योंकि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स बोथ आर द एनालोगस ऑर्गन, आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा बी का थर्ड के साथ मैचिंग। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन देता है बेटा? आपको पता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बच्चों देता है कौन? जो होमोलोगस ऑर्गन है। उसमें क्या होता है? जैसे आप देखिए एलिफेंट है, तो एलिफेंट जो है वो क्या किया? चीजों को, भारी चीजों को उठाने के लिए अपने ट्रंक का इस्तेमाल करता है। आप अगर बैट की बात देखते हैं तो बैट अपने फोरलिम्स को कन्वर्ट कर लिया विंग्स में, ह्यूमन अपने फोरलिम्स को कुछ उठाने में यूज करता है। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो बाकी जो बर्ड्स है उन्होंने भी अपने विंग्स में चेंज लाया है। जैसे हम अगर हॉर्स की बात करते हैं तो हॉर्स अपने फोरलिम्स का यूज करता है किसमें? रनिंग में। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन ने अपने हैंड्स को कुछ पकड़ने के लिए यूज किया, हॉर्स है हॉर्स ने रनिंग के लिए यूज किया, बैट है बैट ने क्या किया? फ्लाइंग के लिए यूज किया। तो इस तरह से ये सारी चीजें देखिए ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसमें आता है? होमोलोगस ऑर्गन में। तो आप देखिए होमोलोगस ऑर्गन का जो इसमें एग्जांपल है वो देखिए सेकंड वाला है, बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ द मैन एंड व्हेल। ये है कौन सा? ये हमारे सामने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल। और डी वाला मैच हो जाएगा किसके साथ? फर्स्ट के साथ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो जो मैचिंग हमें मिलती है वो मैचिंग मिलता है ए का किसके साथ? ए मिलता है 4 के साथ। बी की मैचिंग किसके साथ हो रही है? थर्ड के साथ। और उसके बाद सी की मैचिंग किसके साथ हो रही है? फर्स्ट के साथ। और इसके बाद जो डी है, सॉरी जो सी है उसका मैचिंग हो रहा है किसके साथ? सी का मैचिंग सेकंड के साथ हो रहा है। तो सी का मैचिंग सेकंड के साथ। और जो लास्ट वाला है फोर्थ है उसका मैचिंग किसके साथ हो रहा है? फर्स्ट के साथ। तो ये हमारा A4, B थर्ड, C सेकंड और D 1, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले
इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां भी सेम थिंग, लिस्ट है उसे मैच कराना है। देखिए हमने कहा ना कि इस तरह के पैटर्न में आजकल ज्यादा आ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है फिर से लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट फर्स्ट में देखिए ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस। दूसरा कह रहा है अमीबियासिस, तीसरा कह रहा है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। चौथा कह रहा है रिंगवर्म, रिंगवर्म। ए बी सी और डी। अब इधर देखिए, इधर हमको क्या दिया है, दूसरे तरफ ये देता है साहब लिस्ट सेकेंड, लिस्ट सेकेंड में पैरासाइट का नाम है। अब देखिए फाइलेरियसिस, तो यहां पहले दिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके बाद दूसरा है ट्राइकोफाइटोन, और बेटा तीसरा है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, बैंक्रॉफ्टी। और इसके बाद जो चौथा है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। अब देखो बच्चे लोग, देखिए ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है फाइलेरियसिस, आपको याद होगा फाइलेरियसिस बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होता है। इसमें क्या होता है, जो लिम्फ नोड है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, जो लिम्फ होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आकर जमा हो जाने लगता है, खासतौर से लोअर लिम्स में, और उसके कारण जो है वहां पे क्या हो जाता है, उसकी मोटाई काफी बढ़ती है, फीवर आता है, नोजिया आता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइलेरियसिस का कौन हो गया, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। अब सेकेंड है अमीबियासिस, आपको याद होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, मोनोजेनेटिक इंडो पैरासाइट, इसके एडल्ट को ट्रोफोजोइट कहते हैं, और ये हमारे कोलोन में होता है, और ये लाइटिक एक एंजाइम छोड़ता है जिससे हम बोलते हैं हिस्टोलाइसिन, इसीलिए इसको हिस्टोलिटिका कहते हैं, जिससे हमारे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा को डिजोल्व करता है। आपको याद होगा अमीबियासिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो हमारा इसका कॉजेटिव एजेंट हो गया एंटमीबा हिस्टोलिटिका। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया आप याद करें लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, खासतौर से एल्वियोलाई में, उसमें म्यूकस आके जमा हो जाता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका कॉजेटिव एजेंट है। याद है कि नहीं, डिप्लोकोकस निमोनी भी होता है, लेकिन क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी होता है। और इस बीमारी को तो कई बार नीट वालों ने पूछ चुका है, तो एकदम हमें दिमाग में रखना ही रखना है। इसके बाद बारी आती है रिंगवर्म, एकदम से आसान है, ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन ये रिंगवर्म है। इसमें क्या होता है, ट्राइकोफाइटोन के इंफेक्शन से हमारे स्किन पे, हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में क्या हो जाते हैं, वहां पे रिंगवर्म हो जाते हैं, फंगल इंफेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वहां रिंगवर्म हो जाते हैं। तो हमारा जो सही जवाब हुआ बच्चों, वो क्या हुआ, हमारा जो सही जवाब है ए के साथ कौन मैच किया, फाइलेरियसिस के साथ बुचेरिया यानी थर्ड। बी के साथ कौन मैच किया बच्चों, अमीबियासिस के साथ एंटमीबा हिस्टोलिटिका यानी फोर्थ। सी न्यूमोनिया के साथ फर्स्ट, यानी सी के साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सी के साथ फर्स्ट। और बच्चों डी के साथ मैच हो रहा सेकंड, ट्राइकोफाइटोन, जैसा मैंने आपको बताया कि इससे होता है क्या, इससे होता है रिंगवर्म। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने बात किया। आज जो आपका एग्जाम हुआ था, पेपर काफी शानदार था, और हमें पता है कि आज तो आप लोग आग लगा दिए होंगे, जबरदस्त रैंक लेके आप लोग आएंगे। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। याद रखिएगा, हम लोग यहां पे सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको इसके अलावा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आइए हम लोगों के पास, आपका स्वागत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, all the best।